नमस्कार। आज फिर मैं रायबरेली की एक और घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि घटनाएं पुलिस के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से बहुत छोटी, अनइम्पॉर्टेंट या ऐसी जिसको 4-6-10 दिन में जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा वो भूल जाएंगे। लेकिन ऐसी हर घटना जिनमें कोई बहुत विशेष बात थी जो समाज को, जो लोगों को और पुलिस वालों को खासकर जानना बहुत ज़रूरी है, उनका मैं उल्लेख करता हूँ। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मैं आज करूँगा जो मेरे इतने लंबे करियर में इस तरह की बहुत ही अनोखी घटना, एक अनोखा गैंग पकड़ा गया था जिसने उस समय में 2013 में आफत मचा रखी थी पूरे लखनऊ जोन में। हुआ यूँ कि जनवरी 2013 में हरचंदपुर एक कस्बा भी है और थाना भी है रायबरेली में। वहाँ कस्बे में ही एक बहुत ही सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह भंडारी। उनके घर में चोरी हो गई। रात में घर में लोग मौजूद थे, चोर घुसे पीछे की दीवार फांद के और उसके बाद फिर छत से नीचे आए, इत्मीनान से इनके कमरों में घुसे। कमरों में इनकी जो अलमारियाँ थीं उनको तोड़ के सारे जेवरात और इनकी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, पैसा था काफ़ी पैसा जैसा इन्होंने बताया, महिलाओं के जेवर, लाइसेंसी रिवॉल्वर और गहने, ये सब चोरी करके ले गए। भंडारी जी प्रभावशाली व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। पुलिस का जो काम होता है ये अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी के लिए थानों पे गए। थाने ने कहा सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम गई है, वो टीम गई है। पुलिस वाला जब कुछ नहीं कर पाता है तो बातों से अपने सामने वाले को ढाढ़स बंधाता है अपना, ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो या कोई किसी तरह की और समस्या उसे फेस न करनी पड़े, जैसे धरना प्रदर्शन, विरोध, दुनिया भर की बातें। चूँकि वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे तो पुलिस, जो स्थानीय थाने की पुलिस है, कि साहब फलां गए हुए हैं। अगर कोई दरोगा छुट्टी भी गया हुआ है तो यही बताते थे कि साहब फलाने दरोगा जी को मैंने पता करने के लिए फलां ज़िले में भेजा है, ऐसा लगता है कि फलां वाला गैंग है, इस तरह की बातें। और फिर एक आध बार सिपाहियों को, सब इंस्पेक्टर को मौके पर भेज के वहाँ जो लोग गांव के या अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके फिर भंडारी जी थाने पर आए तो फिर उन्होंने बताया कि साहब वो पता लग गया है, कुछ इस तरह का हुलिया था, इस तरह का हुलिया, वो दूर के किसी ज़िले का नाम बता देंगे, वहाँ का एक गैंग है, वहाँ का था और मैं अभी पता कर दूँगा। खैर वो पुलिस वालों की बातों का आश्वासन पुलिस वालों के आश्वासन पर विश्वास करते रहे। लेकिन जब 1 महीने बीत गए तो फिर उन्होंने अपना डेलीगेशन लेके लखनऊ में अलग अलग अधिकारियों के यहाँ बात करनी शुरू की। साहब हमको बिल्कुल कंगाल कर दिया और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। 1 महीने तक सिवा आश्वासन के, सिवा बातों के पुलिस ने और कुछ नहीं किया। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर नहीं आया, किसी से पूछताछ नहीं हुई और हमारा कोई भी माल अभी तक बरामद नहीं हुआ। इसी बीच में हमारा जो लखनऊ, रायबरेली चूँकि लखनऊ जोन में आता है, रायबरेली में 2 रेंजेस हैं, एक लखनऊ और एक फैज़ाबाद। लखनऊ जोन में 2 रेंजेस हैं, एक लखनऊ रेंज और एक फैज़ाबाद रेंज। दोनों रेंज के मिला के 10-11 ज़िले होंगे और हर महीने में एक बार रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग एडीजी, जो उस समय आईजी जोन हुआ करते थे, आईजी जोन लिया करते थे, जो अपराध की समीक्षा की मीटिंग होती थी कि किस इलाके में, किस ज़िले में कौन सा अपराध बढ़ा है, कौन सा अपराध ऐसा है जो अभी तक खुला नहीं है, कौन सा अपराध ऐसा है जो खुल तो गया है लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए, एक स्टॉक टेकिंग के लिए आईजी जोन, लखनऊ जोन के सभी पुलिस अधीक्षकों की एसएसपी और एसपी की मीटिंग लिया करते थे। वहाँ पर जोनल मीटिंग हुई और सभी ज़िलों से लोग आए। डाटा आईजी जोन साहब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और चोरियों के डाटा पे आके रुक गए। उन्होंने कहा भाई बहुत, 1 महीने में बहुत ज़्यादा चोरियां हुई हैं और उन्होंने जो ज़िले पॉइंट आउट किए उसमें सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अमेठी, रायबरेली और हरदोई, ये 4-5 ज़िले उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत ही गजब हो गया, ये
इतनी चोरियां लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। क्या वजह है इसकी? क्या आपको लगता है लोकल गैंग है कि बाहर का गैंग है? क्यों ये चोरियां वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं? सभी एसपीज ने कहा सब चोरी हुई है, चोरी वर्कआउट करना थोड़ा कठिन काम है, सभी लोग जानते हैं। और इसी में फैज़ाबाद के एसएसपी ने बताया कि साहब हमारे यहाँ तो वो है खंडासा एक गांव है, वहाँ खंडासा एक वो है कस्बा है जहाँ एक ही महीने में 3 चोरियाँ हुई हैं। और फिर ये हुआ कि किसको टारगेट करते हैं ज़्यादातर ये, तो ये हुआ कि ये चोरियाँ शहर या शहर के भीतर नहीं हुई हैं कोई, जो बड़े कस्बे हैं शहर से दूर, बहुत बड़े कस्बे हैं जिनमें कुछ तो मकान बड़े किसानों के या वहाँ के ज़मींदार रहे हों पुराने, उनके हैं, या फिर जो स्थानीय व्यापार में कुछ लोग गांव से आके कस्बे में व्यापार करते हैं और फिर वापस गांव चले जाते हैं, उनके पक्के मकान हैं और बड़े मकान हैं। अब तक का जो ट्रेंड निकल के आया है वो है कि वो बड़े मकान, बड़े लोग, इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी की नींद नहीं खुल पाई। ऐसा नहीं था कि बंद मकानों में चोरी हुई हो, सभी मकानों में ये लोग घर में मौजूद थे, लड़के, बच्चे, औरतें सब मौजूद थीं, और चोर ऊपर के रास्ते से या दीवार फांद के भीतर घुसते थे, सारा सामान ले जाते थे और लेके चले जाते थे। एसएसपी फैज़ाबाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ जो खंडासा में चूँकि 3 चोरियाँ हुई, वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, मैं भी मौके पर गया, व्यापारियों से बात की, व्यापारी वर्ग के लोग थे जिनके यहाँ चोरियाँ हुई थी। तो एक चीज़ उसमें निकल के आई कि साहब जब ये 3 जगह में 2 जगह उन्होंने ये देखा कि जब ये चोरी हो रही थी उस समय नेवले की आवाज़ तीनों जगह आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है साहब कि तीनों जगह ही नेवले मौजूद हों और चोरों के आते ही नेवला बोलने लगे? ऐसा नहीं संभव लगता है। ऐसा लगता है कि कोई खाना बदोशों का ग्रुप है, ये खाना बदोश लोगों का कोई गैंग है जो अपने साथ जानवर भी पालते हैं या किसी वजह से जानवर भी लेके चलते हैं। तो ये बात सबने नोट की और सबको ये लगा कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट बात है, और अपने अपने यहाँ जो चोरियाँ हुई हैं उनमें ज़रा सा हम लोग इसको दिखवा लें। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब कोई एक ही गैंग है, और इस गैंग के को ट्रैक करके इसको अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो ये बहुत परेशान करेगा गैंग। किसी ऐसे आदमी के यहाँ मान लिया कोई जग गया चोरी करते समय तो ये मार भी सकते हैं। पता नहीं किस तरह के लोग हैं। मैं भी वहाँ से लौट के आया, मैंने हरचंदपुर का जो संबंधित सर्किल अफसर था उसको बताया कि ऐसा बताया गया है, ज़रा गांव में जाके ये पूछिए, उनको नरेंद्र भंडारी जी से पूछिए क्या उन्होंने भी किसी तरह कोई नेवले की आवाज़ इस तरह की सुनी थी जब चोरी हो रही थी, ताकि हम लोग बाकी ज़िलों से संपर्क करके और फिर वहाँ पर इसके बारे में पता कर सकें। वहाँ पर आने पर भी नरेंद्र जी ने बताया कि हाँ कुछ ऐसा तो लगता है कि हमारे यहाँ भी हमने कुछ नेवले की आवाज़ सुनी थी। जब ये पूरा सर्वे किया गया तो इसमें 7 चोरियों की मैंने जब उन्होंने नेवले की बात कही तो 3 चोरियाँ उसकी खंडासा की, एक अपने यहाँ की, और 3 और जो वहाँ ज़िलों के एसपीज़ ने बताया था। पूरी टीम सर्विलांस की बनाई गई और इन 7 जगह पे भेजा गया कि जाके देखिए वहाँ पर जो सेल आईडी, टावर आईडी जिसको कहते हैं, टावर डंप डाटा उसे कहते हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर समय पर वहाँ पर कुल कितने कॉल आई या कितनी कॉल वहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसका डाटा मोबाइल कंपनियाँ देती हैं। उसको ला के ये देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि इन 7 जगहों पे कोई एक कॉमन नंबर निकला हो, या इन 7 जगहों पे कोई ऐसा नंबर हो जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो। तो ये प्राप्त करके और फिर उसको एनालाइज़ किया जाए, हो सकता है हम कहीं हमें कोई इसमें लीड मिल जाए। 7 जगह टीम गई और 7 जगह उन्होंने उसकी सेल आईडी डम डाटा की प्राप्त की, और उसमें इनका चूँकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे इस तरह के चोर या चोरों का गैंग, वहाँ इनका तो कोई मोबाइल लिंक नहीं मिला, लेकिन 7 में से 3 जगहों पे जो मोबाइल फ़ोन जिन लोगों के वहाँ पड़े मिले, किसी का चार्जिंग में लगा हुआ था, किसी के मेज़ पे रखा हुआ था, वो भी अपने साथ ले गए थे। ये मोबाइल फ़ोन में 2 तो उन्होंने बाहर निकलते ही, 2 जगहों पे जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई थी, बाहर निकलते ही
उसको स्विच ऑफ कर दिया। उस समय मोबाइल को बंद करने का जब ये एंड्रॉयड नहीं आए थे तो एक ही तरीका होता था, लोग चोरी करते थे या झपटमारी करते थे या कभी लूट के समय में पीड़ित से मोबाइल फ़ोन छीन लेते थे, थोड़ी दूर जाके उसकी बैटरी निकाल देते थे। एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए बैटरी निकालने की कोई बात नहीं है, उसको स्विच ऑफ ही किया जा सकता है। तो 2 मोबाइल फ़ोन तो उसमें से बैटरी निकाल ली गई और चोरी के 1 आध किलोमीटर के भीतर ही वो स्विच ऑफ हो गए। सीडीआर से हम लोगों को ये जानकारी हो गई कि ये बैटरी निकाल ली गई है, इसीलिए स्विच ऑफ हो गया है। उनमें से एक या तो चाइनीज़ मेक का रहा होगा या एंड्रॉयड से पहले कुछ सेमी एंड्रॉयड टाइप के जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल थे, उस तरह का रहा होगा। संभवतः चाइनीज़ ही था, क्योंकि चौड़ा और बड़ा शोई मोबाइल ऐसा बताया था वहाँ मौके पे, वो भी ये ले गए थे। जैसे ही बाहर निकले होंगे उसको ऑफ़ करने की कोशिश की होगी, ऑफ़ नहीं हुआ। उसको खोलने की कोशिश की, बैटरी निकालने की, वो भी नहीं हो पाया। उसकी जब स्क्रीन बंद हो गई तो शायद उसको लगा होगा कि अब ये ऑफ़ हो गया, उसने जेब में रख लिया और अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद वहाँ पर अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद ये सब सो गए, अपने काम में बिज़ी हो गए। लेकिन सवेरे कोई 7:30-8 बजे वो मोबाइल बज गया। इतना उसकी आवाज़ सुनते ही घर वालों ने भी, सब जानते थे, कई बार ये सब पकड़े गए थे, ये सब चीज़ें जानते थे कि मोबाइल से पुलिस ट्रैक करती है, तो ये सब घबरा गए। उसको उन्होंने फिर से खोलने की, बैटरी निकालने की कोशिश की, लेकिन उस प्रोसेस में वो उनसे खुला नहीं, तो उसको ज़ोर से पटक दिया फर्श पर, तो वो अपने आप खुल के छितर गया और उसकी बैटरी भी बाहर निकल गई। बैटरी को बाहर फेंक के मोबाइल को वैसे ही उन लोगों ने रख दिया। लेकिन सर्विलांस के दृष्टिकोण से कहें अगर, तो हमारा काम हो गया था कि ये वहाँ तक चोरी के अड्डे से लेके और वहाँ तक ये पहुँच गया था। हम उनके रहने के स्थान को आसानी से ढूंढ सकते थे। जब इसका कॉल डिटेल देखी गई तो ये वहाँ पर फैज़ाबाद से पहले एक रौनाही रेलवे स्टेशन है। रौनाही रेलवे स्टेशन में सुबह 8 बजे जब वो तोड़ा गया या जब उसकी बैटरी निकाली गई, तब तक की लोकेशन रौनाही रेलवे स्टेशन आई। पूरी टीम भाग के वहाँ गई और उस समय तो ये समझ के गए थे कि रौनाही रेलवे स्टेशन तक आए होंगे, फिर वहाँ से कोई इन्होंने गाड़ी पकड़ी होगी और अपने गंतव्य को चले गए होंगे। क्योंकि बात 6 महीने पुरानी है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है कि हमें वहाँ पर कोई लीड मिल सके। लेकिन चूँकि कुछ नहीं था हमारे पास, इसलिए टीम रौनाही तक गई। रौनाही रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ध्यान दिया तो वो रौनाही का जो प्लेटफॉर्म या जो स्टेशन है, उसके अपोजिट साइड में की सेल में वो लोकेशन आई थी। देखिए, किसी भी टावर के 3 सेल होते हैं, ए, बी और सी, या इसको 1, 2 और 3 भी कहते हैं, और ये क्लॉकवाइज शुरू होती है। 12 बजे की सुई जहाँ होती है वहाँ से 1/3 आप चलेंगे तो सेल 1 है, उसके बाद नेक्स्ट 1/3 चलेंगे तो वो सेल 2 है, और फिर उसके बाद लास्ट चलेंगे तो वो सेल 3 है। तो जब आपको सीडीआर मिलती है और उसकी लोकेशन मिलती है तो उसमें ये भी अंकित होता है कि ये सिग्नल चाहे वो लिया गया है या दिया गया है, किस सेल से लिया गया है। तो वहाँ जो वो लोकेशन जहाँ पे वो बंद हुआ था, वो रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में था। यानी वो आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं आया था गाड़ी पकड़ने, या गाड़ी से क्रॉस हो रहा हो, या गाड़ी में बैठा हुआ हो, बल्कि वो उसके सामने वाले किसी जगह पर रहता है। सब लोग, सारी टीम थी साथ में, वहाँ जाके आगे पता किया गया तो एक बड़ी सी बाग है, जिनको रौनाही के बारे में आइडिया होगा, उसी बाग के नीचे कुछ खाना बदोश लोग मैं परिवार के रह रहे थे। पहले तो ये डाउट हुआ कि पता नहीं यही लोग हैं कि 6 महीने पहले की बात है जो थे यहाँ पर, वो चले गए। तो आसपास के लोगों से और ख़ासकर रेलवे स्टेशन के लोगों को, चूँकि रेलवे स्टेशन से वो दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ लोगों से पूछताछ की कि साहब ये लोग जो ये डेरा बना के रह रहे हैं खाना बदोशों का, ये यहाँ कब से रह रहे हैं। तो 3-4 लोगों से जब पूछा गया तो ये बात निकल के आई कि ये लोग भी लगभग 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। वहाँ बंजारों का डेरा था। ये लोग नए नहीं आए हैं, 6 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है, अब अगर ये लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो जिसकी तलाश में हम लोग हों, क्योंकि 7 अलग अलग जगहों पे चोरी की जो सूचना हमारी सर्विलांस की टीम ने इकट्ठा की थी, उसमें गए हुए जेवरात,
कोई और मार्क्ड आइटम, जैसे पर्टिकुलर ब्रांड की घड़ी किसी ने लिखाई थी अपनी एफआईआर में। तो क्योंकि आपको पैसे और जेवर का तो बड़ा मुश्किल होता है, ये लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं सबसे पहला पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और जेवर को सबसे पहले सोनार के पास जो चोरी के सामान खरीदता है उसके पास बेच के और आधे घंटे में उसे गला लेते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं। तो हम लोग इस चक्कर में थे कि कोई नंबर्ड आइटम ऐसा मिल जाए जिससे हम उस चोरी को कनेक्ट कर सकें और उस गैंग को कनेक्ट कर सकें। स्थानीय रौनाही पुलिस से मदद ली गई, तमाम फोर्स इकट्ठा की गई और अचानक उसको घेरा गया। उसमें मेल मेंबर 5 या 6 या 6 या 7 मिले। उसमें मेल मेंबर्स को उनको उठा के अलग किया और इस बीच में वहाँ महिलाएं जो थीं, महिलाएं, बच्चियाँ, लड़कियाँ, इन्होंने तमाशा कर दिया, पथराव शुरू कर दिया। ये कोशिश कर रही थी कि पुलिस किसी तरह भाग जाए और हमारे मेल मेंबर छूट जाएं, लेकिन पास में ही थाना था, थाने से और फोर्स मंगाई गई, महिला कांस्टेबल्स मंगाई गई। बड़ा थाना है वो, मेन रोड का थाना है, लखनऊ और फैज़ाबाद के हाईवे पर। तो वहाँ से तमाम लोग आ गए, महिलाएं आ गईं और उन महिलाओं को किसी तरह से बल प्रयोग करके कब्जे में किया गया और पुरुषों को लेके हम लोग वहाँ से रौनाही थाने पर गए। थाने पर पहली बात तो ये हम लोग जानते थे कि खाना बदोश हैं, कभी सही नाम पता नहीं बताएंगे। पहले तो कोशिश की गई, उन्होंने नाम पता बताया, जो नाम पता बताया उसको उस ज़िले के टेलीफ़ोन की सुविधा तब तक अच्छी हो गई थी, मोबाइल की भी सुविधा अच्छी हो गई थी। एंड्रॉयड तो नहीं आए थे लेकिन मोबाइल की सुविधा अच्छी हो गई थी। कुछ कुछ एंड्रॉयड के फ़ोन शुरू हुए थे लेकिन उतने पॉपुलर उस समय तक नहीं थे। वो कीपैड वाले ही और ख़ासकर नोकिया के अलग अलग रेंज के, बहुत सस्ते भी और बहुत महंगे भी मोबाइल उस समय शुरू हो गए थे। तो वहाँ इन लोगों से पूछताछ करके कि जहाँ का पता बताया वहाँ के पुलिस स्टेशन से पता किया गया तो वो नाम पता इनका गलत निकला। हम लोग जानते भी थे गलत बताएंगे, तो फिर ये हुआ कि अब इनसे अच्छी वाली पूछताछ की जाए। फिर अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई। अच्छी वाली पूछताछ का भी कोई बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि प्रोफेशनल थे ये लोग, कई बार जेल जा चुके थे और पुलिस की मार पीट या अच्छी पूछताछ का इन्हें आइडिया था कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना करेंगे, ये इन्हें आइडिया था। इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा सही बात नहीं बता रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा अब सबसे अच्छी वाली पूछताछ की जाएगी। हमें इन पे शक हो ही गया था क्योंकि उस समय जब हम लोगों ने तलाशी ली थी तो उसमें बिना बैटरी के 7 मोबाइल फ़ोन मिले थे जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। किसी भी मोबाइल फ़ोन में बैटरी नहीं थी और ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि जब भी ये मोबाइल लेते हैं वहाँ से तो ज़रूर इसकी बैटरी फेंक देते हैं कि कुछ उसकी रीसेल वैल्यू होगी, जो भी इनका टाइम रहता होगा 6 महीने 8 महीने बाद, या कभी कहीं दूर जाके उसको बेच देते होंगे ताकि जब ख़रीदने वाले को ये न पता हो कि हमने किससे लिया है, या पुलिस कभी उससे पूछे तो वो ये ना बता पाए कि देने वाला आदमी कौन था या कहाँ से ये आया था। तो बैटरी जो थी उनमें किसी में नहीं थी और केवल मोबाइल फ़ोन थे। कुछ अच्छे मोबाइल फ़ोन भी थे उसमें, नोकिया के उस ज़माने के महंगे मोबाइल फ़ोन भी थे। तो ये तो लग गया कि ये ज़रूर कुछ न कुछ फिशी है और इन लोगों को ज़रूर कोई न कोई आइडिया है इन सब चोरियों के बारे में, क्योंकि हमारा चोरी का वो मोबाइल जो चला था वो वहाँ से इसी स्थान तक आया और यहीं पर वो नष्ट किया गया या तोड़ा गया, उसके बारे में भी कुछ ये नहीं बता रहे थे। फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई। जब बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे करके ये टूटने लगे। सबसे पहले इन्होंने अपना सही नाम पता बताया। ये बहुत बड़ा गैंग निकला बिहार का। बिहार में जो जनपद है भोजपुर, वहाँ के थाना बिहिया की मथिन माई कॉलोनी बिहिया के ये सारे लोग थे। कुल 7 लोग वहाँ गिरफ्तार किए गए थे। इनके नाम भी मैं आपको बता दूं जो पकड़े गए थे ताकि आप की जानकारी में रहे। एक था उसमें गोकुल उर्फ दयाशंकर, ये भी मथिन माई कॉलोनी बिहिया, थाना बिहिया, जनपद भोजपुर का रहने वाला था। गुड्डन पुत्र प्रेम खरवार, ये भी मथिन माई कॉलोनी का था, बिहिया का। अजय पुत्र दारा खरवार, ये भी बिहिया का ही था, उसी कॉलोनी का। पन्ना पुत्र बल्ली,
पन्ना इनका गैंग लीडर था। उम्र करीबन इसकी 50 वर्ष थी। इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। ये भी भोजपुर बिहार का था। अगला था बबलू उर्फ राम प्रवेश पुत्र पारस खरवार। ये भी बिहिया का। अमरेशपुरी पुत्र पूड़ी पुत्र सहवान और लेदहा पुत्र छिपाली। ये 7 लोग थे जो वहाँ पर पकड़े गए थे। फिर जब इनसे बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे इन्होंने बताना शुरू किया। हमारी चोरी के बारे में भी बताया। उनसे पूछा गया कि वो गहने और वो रिवॉल्वर कहाँ है। इन्होंने कहा, साहब हमारी जो मोडस ऑपरेंडी है, हम लोग जब भी माल ले आते हैं तो पैसा उसी दिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और गहना या कोई ऐसा आइटम वहाँ से अगर मिला है तो वो महिलाएं तत्काल उसको अच्छा उसका गट्ठर बना के और अपने साथ यहाँ से बिहार भोजपुर ले जाती हैं। रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ती हैं, यहाँ सीधे उनको गाड़ी मिल जाती है, वहाँ उतर जाती हैं और वहाँ पर उसको छिपा देती हैं, या कभी कभी सोनार वहाँ पर आते रहते हैं, उनको तौल के दे देती हैं। जब हम लोग जाते हैं तो उसका पैसा उनसे ले लेते हैं। तो पहले तो हमारा टारगेट तो ये था कि हम अपनी रिवॉल्वर बरामद करें ताकि जो ये बता रहे हैं ये बात तस्दीक हो जाए। एक टीम लेके और पन्ना को लेके सारे लोग पहुँचे भोजपुर, इनके बिहिया गांव में। जो थाने से संपर्क किया गया, बिहिया गए और वहाँ इसी के घर में, पन्ना के घर में, फर्श से कच्चा फर्श था, फर्श में नीचे पॉलीथीन में अच्छी तरह से लपेट के गाड़ा हुआ रिवॉल्वर और कुछ गहने, महंगे गहने, वो गहने भी इनके पास से बरामद हुए। हम लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं मुतमईन हो गए। हम लोगों को यकीन हो गया कि इन सारी चोरियों के पीछे इसी गैंग का हाथ है। ये खरवार गैंग के नाम से वहाँ भोजपुर में विख्यात है। वहीं भोजपुर में थाने पर बताया गया कि ये कोई प्रांत ऐसा भारत का नहीं है जहाँ से इन लोगों के लिए पुलिस ना आती हो। इसके पहले मैंने आपको जिन गैंग्स के बारे में बताया था वो बावरिया गैंग हुआ करते थे, वो पंखिया गैंग हुआ करते थे, वो पारदी गैंग हुआ करते थे, वो भातू हुआ करते थे। ये भी अपने अपने इलाके में इस्टेब्लिश हैं और इनके लिए भी सब लोग जानते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह का क्राइम करते हैं। वो जान से मार देते हैं, वो लाठियों से वार करते हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ी तो गोली चला देते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल चोर हैं, ये पारंपरिक चोर हैं, और जो अपनी विधा में ये पुरखों से अपने इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करके और अपनी विधा से ये चोरी करते हैं और देश के हर हिस्से में चोरी करते हैं। इनका जो गैंग लीडर था पन्ना खरवार, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था और उससे बहुत डिटेल पर पूछताछ की गई। पन्ना ने बताया कि जब मैंने पहली चोरी की थी तो उस समय मेरी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। उस उम्र में वो चोरी की, वहीं बिहार में। असल में बिहार में जो जमींदार लोग, पुराने जमींदार हुआ करते थे, लेकिन अब वो जमींदार नहीं रहे, लेकिन उनकी कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं, उनके पास पैसा बहुत था, नगद पैसा बहुत था, गहने और जेवर बहुत थे। तो एक किसी बड़े एक को टारगेट कर लेते थे ये, और चोरी करने पर उन्हें इतना पैसा मिल जाता था गैंग को कि वो अपना आराम से 2-3-4 महीने उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खूब ऐश करते थे और अपना सारा जो शादी ब्याह का काम है सब इसी बीच में वो निपटा लिया करते थे। तो पन्ना ने बताया कि साहब जब हमने पहली चोरी की, कुल चोरी करने में उस समय 13 लोग थे और मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, और उस चोरी में 22 लाख रुपए मिले थे। ये उसने 2013 में ये बात बताई थी और ये बताया था कि इस समय मैं 50 साल का हूँ और जब मैं 12 वर्ष का था, यानी करीब 40 साल पहले की बात है। ये 80 की बात होगी या 17वें के दशक में किसी सन की बात होगी, जिसमें 1.5 लाख इसका हिस्सा हुआ था, क्योंकि ये सबसे कम उम्र का चोर उसमें था। इसका ये कहना है कि अब तक भारत में कम से कम 1000 चोरियां इसने की होंगी और कम से कम 500 में पुलिस इससे पूछताछ कर चुकी होगी, और इसने अपने लोगों को ट्रेंड किया है और दर्जनों खरवारों के गैंग इसने तैयार किए हैं जो इंडिपेंडेंटली देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत स्पेसिफिक था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि उस आईजी जोन सर की मीटिंग में ये बताया गया था कि नेवले की आवाज़ बहुत उस समय आई थी जब ये खंडासा में चोरियां हुई थी। इन लोगों ने बताया कि साहब हम ट्रेंड करते हैं अपने यहाँ, जब बच्चे 7-8 साल के होते हैं तो जानवरों की आवाज़ के लिए, और उस समय जो प्रचलन में थे वो 3 जानवरों के आवाज़ प्रचलन में थे। एक नेवला,
दूसरा चूहा और तीसरा गिलहरी। ये पूछा गया भाई इनसे क्या आपका क्या आशय है। उनका साहब ऐसा है कि अगर हम सीटी बजाएंगे रात में, मान लिया कोई खतरा दिखाई दिया, चोरी कर रहे हैं गैंग वाले और खतरा, सीटी बजाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कोई बाहरी आदमी है यहाँ पर। और ये कोई हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये 50 साल से, सैकड़ों साल से हमारे पुरखे और दादा परदादा भी यही करते आए हैं। तो 3 कोनों के लिए जो एग्ज़िट वाले ग्रुप हैं वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं। सामान्य रूप से 10 या 12 के गैंग में ये पहुँचते हैं। वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं। अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है और कोई कहीं से खतरा नहीं है तो ये तीनों लोग अलग अलग चूहे की आवाज़ निकालते रहेंगे। आने जाने वाला या बगल के घर में कोई जगह भी हो तो उसे कभी शक नहीं होगा। और मैंने बताया कि ये हमेशा कस्बे, बड़े कस्बे में, शहर के भीतर तो चूहों की आवाज़ बहुत न पता लगेगी न सुनाई पड़ेगी, लेकिन जहाँ बिल्कुल बियाबान है, जहाँ बिल्कुल सुनसान है, देहाती या ग्रामीण परिवेश में, वो चूहे की आवाज़ धीरे धीरे करके, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये भी उनको पता है। और उसका मतलब है कि आप अपना काम जारी रखिए और अभी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति, पुलिस, गश्त की गाड़ी या कोई ऐसा उनको खतरा सा महसूस होता है तो पहले एक आदमी नेवले की आवाज़ करेगा, थोड़ा ज़ोर से करेगा, तो वो ये सतर्क हो जाते हैं। और फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं से फ़ोन हो गया या ज़्यादा लोग आ रहे हैं या आवाज़ बाहर कहीं लग रही है, तो वो तीनों एक साथ जैसे नेवले लड़ते हैं उस तरह की आवाज़ करते हैं। इसका मतलब कि तत्काल उस घर से बाहर निकल आइए, खतरा ज़रूरत से ज़्यादा है। तो वो सारा गैंग मेंबर पहले से चूँकि रहती रहती है किस रास्ते से भागना है, कुछ मिला है या नहीं मिला है, वो वहाँ से नेवले की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग लेते थे। फिर ये दिन में जब रैकी करते थे तो रैकी करते समय ये 3 तरीके से ये रैकियाँ करते थे। एक तो अच्छा, दूसरा पन्ना ने ये बताया कि चूँकि पन्ना के पिता स्वर्गीय बल्ली, उसने कहा कि मेरे पिता जब मैं 7 वर्ष का था तो पटना पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया था, और वो भी यही करते थे। वो सबसे बड़े लीडर थे जो जितनी सफाई से चोरी कर लेता है। जैसे किसी घर में चोरी की और अगले दिन उनको पता लगा कि घर में 12 लोग मौजूद थे और 12 सो रहे थे और कोई अलमारी नहीं छूटी, सबका ताला टूटा, सारा सामान बाहर आ गया, तो वो सबसे काबिल माना जाता था। इसका मतलब इसने बहुत सफाई से चोरी की और ज़रा सा भी किसी को आहट भी नहीं हुई कि उसके घर में चोरी हो रही है। इसको एनकाउंटर में पटना पुलिस ने मार दिया था। उस समय पन्ना मात्र 7 साल का था। तो नेवले की आवाज़ गैंग मेंबर्स को सावधान करने के लिए, और गांव के परिवेश में नेवला की आवाज़ सामान्य सी बात है, लेकिन अगर लड़ने की आवाज़ हो, देर तक हो, तो ज़रूर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। शायद इसीलिए खंडासा की चोरियों में लोगों ने नेवले की आवाज़ सुनी थी और लोकल पुलिस को बताया था कि साहब पता नहीं, तीनों जगह जब बात अलग अलग हुई तो किसी ने पॉइंट आउट किया था कि ये नेवला हर जगह कैसे बोलता है, जबकि हम लोग कई कई दिन तक हम लोग कभी नेवले की आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो ये 3 तरह से रैकी करते थे। एक तो ये शहद निकालने का काम करते थे नहीं, आज भी ये गैंग चल रहे हैं। आज की तारीख में भी ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से थोड़ा मतलब हरदोई, सीतापुर और अमेठी, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, इधर रायबरेली, इलाहाबाद का थोड़ा हिस्सा, बनारस के इस तरफ का हिस्सा, गाजीपुर और ये सब इलाके, देवरिया तक ये दांव मारते हैं। और ये इसी तरह के बड़े कस्बे जो सिटी यानी शहर से दूर हों, थोड़ा 10-20-50 किलोमीटर, बड़े कस्बे जहाँ पर बड़े किसान या बड़े व्यापारी रहते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो एक तो ये शहद निकालने का काम करते हैं, और ये खुद जब घूमना, रैकी करना शुरू करते हैं तो पेड़ों पर देखते रहते हैं। जिसके पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है, पूछते हैं लोगों से किसका है, तो उसके यहाँ संपर्क करते हैं कि मालिक इसका हम शहद निकाल दें। आदमी के अंदर भी लालच आता है कि हमारे किसी काम का नहीं है, ये निकाल लेगा, और ये बताएंगे साहब इसमें से हम आधा लेंगे, ऊपर का ये लेंगे, छत्ते वाला हिस्सा हम ले लेंगे, साफ़ करके आपको देना है तो इतना दे देंगे। इस तरह से सौदेबाजी करते हैं ताकि लोगों को ये फील न हो कि ये किसी दूसरे काम से आए हैं और शहद दिखाई पड़ गया इसलिए निकाल रहे हैं। शहद निकालने का काम करते हैं। दूसरा, जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं। ये बताते हैं कि साहब हम आदिवासी हैं
और हम सारा काम हम लोग जड़ी बूटी से करते हैं, ये फलानी जड़ी है, ढिकानी जड़ी है, इस तरह का है। और वो लोकल ही उन जड़ी बूटियों को निकाल के उनके फ़ायदे नुकसान बताने लगते हैं, लोगों से बीमारी पूछने लगते हैं इसी बीच में। और जब ये छत्ते से शहद निकालने का काम करते हैं तो सर्वे करने के लिए पेड़ पे ज़रूर चढ़ जाते हैं। वहाँ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं कूदने की जगह, कहीं फांदने की जगह, और ख़ासकर अगर जिस टारगेट को इन्होंने फिक्स कर रखा है उस टारगेट के आसपास अगर किसी पेड़ में शहद मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ता है, वहाँ ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं। और काफ़ी तय तोड़ के बाद वो तैयार हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसी पर हम तैयार हैं, हम इसको तोड़ेंगे, हम इसे निकालेंगे। और कहीं कहीं इन्होंने भीख मांगने का काम किया। जो बहुत बुज़ुर्ग सदस्य हो जाते हैं इनके 65-70 साल के, वो बिल्कुल बेश अपना बना के बिल्कुल फटे हाल, और वो जाते हैं किसी के दरवाजे पर बैठ के पानी मांगेंगे, किसी से पूछेंगे कि इतना बड़ा मकान है और तुम एक रोटी भी नहीं खिला सकती हो, और इस तरह की बातें करते हैं। तो आदमी बताता है कि हाँ, हमारे फलाने जो हैं वो कलकत्ता कमाने गए हैं, हमारा तीसरा लड़का जो है वो बम्बई कमाने गया है। तो वही फिर वो कहते हैं कि सब लोग कमा रहे हैं, तुम गरीबों को नहीं खिलाते हो। कभी गुस्सा हो के, नाराज़ हो के, प्रोवोक करके कि उससे कोई बात निकाल ली जाए। तो इस तरह की बातें करते हैं वो। इस मामले में इसमें बिल्कुल ट्रेंड होते हैं ये। इस तरह से ये वहाँ चढ़ के रैकी करते हैं, और फिर शाम को उन्हीं आवाज़ों के सहारे जो वो आवाज़ लगाते हैं जानवरों की, ये अपना पूरा काम कर लेते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में बताया, जो चोरियाँ इन लोगों से खुली और इनके यहाँ से माल बरामद हुआ। 13/14 8वें महीने 2013 में जिगनाही थाना खंडासा में द्विवेदी जी के यहाँ चोरी हुई थी, जिनके यहाँ बहुत लंबी चोरी हो गई थी। पूरा इनका बेटी की शादी का गहना खरीद के लाए थे वो। इनके यहाँ 2-3 और बहुएँ थीं उनकी, बहुत लंबी चोरी उनके यहाँ हुई थी। और जो इनके गांव से वहाँ भोजपुर वाले इनके गांव से, इनके घरों से जो बरामद हुआ, उसमें काफ़ी माल इनका द्विवेदी जी के यहाँ हुई चोरी का हुआ था। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 153/13 थाना खंडासा में लिखा गया था। अगली 4 चोरियां एक साथ सुल्तानपुर में कोतवाली क्षेत्र का जो देहात का इलाका पड़ता है उसमें हुई थी। अमेठी के जामो क्षेत्र में 12/13 की रात में, वही 12/13 मार्च 2013 को लगभग 6 घरों में एक साथ इन्होंने चोरी की थी। सटे सटे घर थे, बड़े और पुराने घर थे। और इसमें दुबे का पुरवा वो जगह थी जहां इन्होंने जामों में चोरी हुई थी। और वहां पर श्री रामबरन यादव के यहाँ सबसे ज़्यादा सामान इन्होंने चोरी कर लिया था। इनमें जो लोग पकड़े गए थे, इनमें 4 चोरियों के आइडेंटिफिएबल आइटम तो उसमें बरामद हो गए थे, लेकिन बाकी के लिए इन्होंने बताया कि किस तरह से कैश का डिस्ट्रीब्यूशन किया और किस तरह से इन्होंने पैसा पूरा, गहने पूरे बेच के और बांट लिए। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये था कि चोरी करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है और रिस्पांस टाइम पुलिस का बेहतर हो गया है। मोबाइल फ़ोन ने बड़ी क्रांति की है, मोबाइल के नेटवर्क ने, और इसका क्राइम पर बड़ा असर पड़ा है। अब ऐसा कोई क्राइम आपको नहीं मिलेगा जो पहले डकैत पूरे गांव को घेरते थे, दरवाजे को कुल्हाड़ी से काटते थे, भीतर जाते थे और मिट्टी के नीचे दबी हुई तिजोरी को खोद के निकालते थे, फिर उसको ले जाते थे। यानी 4-5 घंटे इत्मीनान से किसी ने विरोध किया तो उसको मार भी देते थे। तो इस तरह की डकैती का क्राइम बिल्कुल बंद हो गया। कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर कहीं चोरी की आहट हो जाए या कहीं डकैत की आहट हो जाए तो जो डायल 100 पहले था अब डायल 112 हो गया है। इस पे दसियों सूचना एक साथ पहुंच जाती हैं और जितनी ज़्यादा सूचना जाती है उतना पैनिक माना जाता है और 15 से 20 मिनट के भीतर पुलिस की कोई न कोई गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। तो इसलिए इस तरह के काम तो बंद हो गए, लेकिन चोरी का जो ट्रेडिशनल काम है कि घर में सारे लोग सो रहे हैं, ताला टूट गया, सामान चला गया, वो इस तरह के ये खानाबदोश टाइप के लोग जो इसी विधा में ट्रेंड हैं। कोई इनकी स्कूलिंग नहीं हुई है चोरी की किसी पाठशाला में, बल्कि ये अपने पुरखों से इन्होंने ये सीखा है। मतलब उस समय जब मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था 1 अक्टूबर को 1 9 2013 को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 7 लोगों को वहाँ एसपी रायबरेली के कार्यालय में पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने प्रस्तुत किया था। बहुत भीड़ थी और लोगों को कौतूहल था कि ये आखिर किस तरह से आवाज़ निकालते हैं।
और फिर जो इनमें आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट थे उनसे जो आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट थे उनको उनसे ये हम लोगों ने 19/8 को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब ये गिरफ्तार किए गए थे। तो जो इसमें आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट थे बबलू उर्फ राम प्रवेश और अजय पुत्र दारा खरवार, तो इनसे माइक इनके हाथ में दिया गया और ये कहा गया कि तुम अलग अलग किस किस तरह की आवाज़ निकालते हो वहाँ पर चोरी के समय में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, चूहे की ऐसी आवाज़ जो किसी को भी शक नहीं हो सकती। नेवले के और 3 लोगों से जो 3 कोने पे खड़े होते हैं उनसे जब आवाज़ निकालने को कहा तो जैसे आप कहते हैं ना कि आप अचंभित होके, विस्मित होके सब लोगों ने उसको सुना। बिल्कुल डिटो नेवले और चूहे की आवाज़ और गिलहरी की आवाज़ इन लोगों ने निकाली। और उस समय के अगर रायबरेली के लोग जानते होंगे, उस समय अखबारों में इसे बहुत कवर किया गया था। कुछ लोगों ने उसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप बनाई थी जो उस समय नेट पे, चूँकि उस समय नेट का यूज़ 2013 में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। फेसबुक या व्हाट्सएप तो हमारे ख्याल से शुरू हुआ था या अभी शुरू नहीं हुआ था 2013 में, लेकिन जो भी वो फेसबुक ज़रूर चल रहा था तो उसमें लोगों ने पोस्ट की थी वो गिलहरी की और चूहे की और उसकी नेवले की आवाज़ को। तो अगर किसी को ध्यान होगा या किसी ने उसको फेसबुक पे कहीं देखा होगा तो वो भी अचंभित होगा कि किस तरह से ये जानवरों की ये आवाज़ निकालते हैं। उनका ये बताना था कि हमारा पेशा है, ख़ानदानी पेशा है और हम अपने बच्चों को इस तरह की आवाज़ के लिए ट्रेन करते हैं। ये तो उसका ये कहना था कि ये तो अब जब हम लोग कुत्तों की आवाज़, पहले ये कुत्तों की आवाज़ निकालते थे, लेकिन कुत्तों की आवाज़ जब बहुत पॉपुलर हो गई, पकड़ हो गई उसमें, क्योंकि जब बाहर का आदमी जाएगा और उसको कुत्ते डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो भौंकते हैं, तो उन्हीं के साथ ये भी उसी तरह की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि भीतर जो चोर अपना काम कर रहे थे उन्हें ये पहचानने में दिक्कत हुई कि हमारी सावधान करने वाली आवाज़ है कि नॉर्मल कुत्तों की आवाज़ है। अब उन्होंने धीरे धीरे उसको परिष्कृत करके ये 3 जानवरों की आवाज़ तक अपने आप को सीमित किया है और उसी से ये अपना काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।